आप सभी का आज के इस संध्या सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। और आज के सत्र में हम एक स्पेशल लेक्चर के लिए जुड़े हैं, जिसके बारे में रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही चर्चा भी हुई और हमने काफ़ी कुछ समझने का प्रयास भी किया। और आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे और उससे पहले एक छोटी सी ग्रुप प्रार्थना कर लेते हैं और फिर आज के गेस्ट का इंट्रो और फिर हम आज के सत्र को शुरू करेंगे। आप सभी जहां भी बैठे हैं अपने हाथ को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें। Keeping your eyes closed, place your both hands in नमस्कार मुद्रा और एक गुरु प्रार्थना एक साथ मेरे साथ साथ आप सभी करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरौ मूर्ति पूजामूलं गुरौ पदं मंत्रमूलं गुरौ वाक्यं मोक्षमूलं गुरौ कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। Slowly rub your both hands. Place your both hands on your eyes. दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लगाएं, पूरे चेहरे पर लगाएं और धीरे से अपनी आंखें खोलें। आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और आज के सत्र को लेने के लिए हमारे बीच में पुनः अपना समय निकालकर रिस्पेक्टेड रचना मैम हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। और पिछले दिनों हमने जितने भी अभ्यास प्रातःकाल किए और जो भी अभ्यास हम कर रहे हैं उनके बारे में हमने समझा था और आज उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अब मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के इस सेशन को कंटिन्यू करें और इसको आगे बढ़ाएं। रिस्पेक्टेड रचना मैम। आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ प्रॉपर्ली आ रही है? जी मैम, एकदम स्पष्ट है। ठीक है, तो चलिए, हम लोगों ने बीच में एक मेरा फर्स्ट लेक्चर भी हुआ था इससे पहले और रोशन जी मुझे को होस्ट बना दीजिएगा ताकि मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगी थोड़ी देर में। एक बार चेक कर लेंगे, अगर मैं कर पाती हूँ तो ठीक है, अदरवाइज आप कर दीजिएगा। ठीक है। सो मेरे फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेल्थ क्या है, डिजीज को लेकर के हम लोगों ने डिस्कस किया था और किस तरह से हमारी बॉडी में जो है बहुत सारे ऑर्गन है, 4 ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी के जो भी टॉक्सिन्स हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो हेल्थ को एक हल्का सा रिव्यू लेते हैं, फिर हम लोग आगे आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो हेल्थ के बारे में मैंने बताया था कि हेल्थ नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि हेल्दी होना मतलब जब आपको डिजीज नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, तो हम सोचते हैं कि हम हेल्दी हैं, बट इट्स नॉट द राइट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन क्या है कि जब आप अपने फिजिकल लेवल पे, आपके मेंटल लेवल पे, आपके सोशल और स्पिरिचुअल लेवल पे जब आपका जो स्टेट है वो बैलेंस्ड है ना, यानी कि आप इन 4-5 लेवल पे जब आप बैलेंस्ड होते हैं तब आप पूरी तरह से हेल्दी होते हैं। केवल डिजीज नहीं होना हेल्थ की साइन नहीं है। ठीक, तो इस पूरे 9 दिन के प्रोग्राम में हम लोगों ने पूरा फोकस किया कि हम होलिस्टिक हेल्थ की बात करें। होलिस्टिक हेल्थ का मतलब, जैसे मैंने बताया कि हम इन सारे एस्पेक्ट को लेकर के हम लोग वर्क करते हैं। तो हम लोगों ने इस पूरे 9 दिन में किन किन चीजों के ऊपर वर्क किया। हमने आसन किए, हमने प्राणायाम की प्रैक्टिसेस की, हमने डाइट के ऊपर कंट्रोल किया, हम बहुत सात्विक फूड ले रहे थे और एक्सरसाइजेस हमारी चल रही थी, फिजिकल एक्टिविटी, आसन और प्राणायाम हम लोग कर रहे थे। और मंत्र चैंटिंग किए हमने, बहुत सारे गुरुजी ने हमें मेडिटेशन कराए। एक मेडिटेशन मैंने भी कराया था बीच में जब मेरी क्लास थी। तो इस तरह से हम ओवरऑल अपनी हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने वर्क किया। अच्छा, अब बात ये आती है, जब हमने कहा कि डिजीज की हम बात करें तो डिजीज केवल फिजिकल डिजीज नहीं होती है, आपको मेंटली भी डिजीज होती है, सोशली भी आप इम्बैलेंस होते हैं, तो वो डिजीज के फॉर्म में आप उसको मानिए। ठीक है, तो कोई ऐसी प्रैक्टिस है जिससे हम सारी जो हमारी इम्बैलेंसेस हैं, उन सारे जो स्टेट है, इम्बैलेंस जो स्टेट है उसको हम बैलेंस कर सकें। तो हमने बताया था षट क्रियाओं की हमने बात की थी।
अब षट क्रियाओं की जो शुद्धि क्रियाएं हैं जिसे हम क्लिंजिंग कर रहे हैं, उनकी हमें जरूरत ही क्यों है, जब ऑलरेडी हमारे पास 4 ऑर्गन्स हैं शरीर की सफाई करने के लिए। तो पहला ऑर्गन मैंने आपको बताया था कि बॉडी में जो टॉक्सिन्स डिपॉजिट हो जाते हैं उसकी सफाई के लिए हमारे पास पहला ऑर्गन होता है हमारे लंग्स। तो लंग्स से हम गैसेस जब CO2 बाहर निकालते हैं तो वो जो है आपके सिस्टम को क्लीन करता है, ठीक है। और दूसरा आता है आपका किडनी। किडनी से जब यूरिन के फॉर्म में हम टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। फिर तीसरा आता है आपका स्किन से भी जब स्वेटिंग होती है तो वहां से भी आप अपने टॉक्सिन्स को बॉडी में जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं उसको आप निकालते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन, तो वहां से भी हम टॉक्सिन, बॉडी हेल्प करती है टॉक्सिन्स को निकालने में। अब क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स इतने एक्सेस में बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जो लाइफ स्टाइल है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में इतनी ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट हो जा रहे हैं कि हमारी बॉडी ऑर्गन्स भी इसको प्रॉपरली नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या होता है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में अपना फूड इनटेक कर रहे हैं ना, मेंटल भी ये टॉक्सिन्स होते हैं, उस पर गुरुजी ने बहुत सारा इसके ऊपर लेक्चर भी लिया है। मैं आज केवल फिजिकली बात करें, लेकिन हाँ, ये शुद्धि क्रियाएं जो आपके फिजिकल, मेंटल और प्राणिक जो लेवल है उसको बैलेंस करने का काम करती है। तो ये जो ऑर्गन्स है यहाँ पे क्यों ये प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। जैसे आप फूड इनटेक करते हैं, फूड इनटेक में क्या होता है कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, उस कंडीशन में या आपके माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, और उस कंडीशन में जब आप फूड इनटेक करते हैं, खाना अपना लेते हैं, तो क्या होता है आपकी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्लो हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी जो मसल्स हैं या जो प्रॉपर्ली जो एंजाइम्स आपके रिलीज होने चाहिए वो प्रॉपरली रिलीज नहीं होते, फूड आपका डाइजेस्ट नहीं होता। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि जो हम पैक्ड फूड खाते हैं, जिसको हमारी बॉडी शायद उसको पता ही नहीं है कि ये फूड क्या है, उसके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट ही है, और उसको क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं है, उसमें किसी भी तरह का ऐसी चीज नहीं जिसको बॉडी एब्जॉर्ब करे। तो बॉडी, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी चीज खा रहे हैं अपने पैक्ड फूड में। पैक्ड फूड का मतलब जितने भी रिफाइंड फूड हैं, या आप मैदे वाली जैसे बर्गर है, चिप्स हैं, या नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह जो भी आप यूज करते हैं, तो जो भी पैक्ड फूड है उसमें जो प्राण है बिल्कुल भी नहीं होता है। और आपकी जो सेल्स हैं उसका जो AI सिस्टम है, उसको जो कोडिंग है, वहां पे जो इंफॉर्मेशन सेल्स के पास है, वो केवल उसी फूड को एब्जॉर्ब करती है जिसमें प्राण होते हैं, या जिसमें पंच तत्वों का जो जो नीचे मदर नेचर से जो भी फूड हमें मिलता है उसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। उसको बॉडी समझती है कि ये मेरे ही जैसा कोई चीज है जिसको मुझे लेना है और बॉडी को देना है और बॉडी को हेल्दी बनाना है। लेकिन जब हम इस तरह की चीजें यूज करते हैं तो बॉडी को यही समझ में आता है कि ये तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट है और इसको मुझे बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं डबल मेहनत करनी है। तो बॉडी इसको बिल्कुल भी अब्सॉर्ब नहीं करती, मतलब उसको न्यूट्रिशन के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करती है, और वो वेस्ट की तरह उसको निकालती है। कुछ पार्ट वो निकाल पाती है और कुछ को नहीं निकाल पाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो रिफाइंड फूड से बना हुआ फूड है, जो भी पैक्ड फूड है, या उसमें बहुत सारे जो केमिकल हैं, उसको बॉडी जो सिस्टम है वहां पे वो जाकर के स्टक हो जाता है आपके सिस्टम में, एक कवरिंग वहां पे बना लेता है, वो भी टॉक्सिन्स के रूप में। और कभी कभी ऐसा भी सुनने में आता है कि कभी कभी आपने जो साल भर पहले पिज्जा या बर्गर कभी खाया था, कुछ भी पैक्ड फूड इस तरह का खाया था, तो वो साल भर तक आपकी इंटेस्टाइन में चिपका रहता है। तो उसको निकालने के लिए सोचिए आपकी बॉडी को कितनी मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से इस तरह के जो टॉक्सिन्स है हमारे, वो डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में। या फिर आपके जो ऑर्गन्स है, जो खाना पचाने के लिए जो ऑर्गन्स हमारे यूज होते हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहे हैं, आपकी वहाँ की मसल्स प्रॉपर्ली वर्क नहीं, क्योंकि हम लोग की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है, और एब्डोमेन रीजन की तो हम लोग एक्टिविटी कम से कम बहुत कम करते हैं, तो वहाँ की जो ऑर्गन्स है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करते हैं। जैसे अगर आप मैं आपको एडवाइस करती हूँ कि आप आलमंड मिल्क यूज कीजिए, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपने, ठीक है, आलमंड मिल्क बहुत अच्छा होता है, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप उसको कि आप उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे, सपोज आपने डाइजेस्ट भी कर लिया, आपकी बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब ही नहीं, क्योंकि जहां पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है वहां पे तो ऑलरेडी इतने सारे टॉक्सिन्स है, तो वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा। तो वो जो आलमंड मिल्क था जो कि आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो सकता था, वो आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। तो खुद को समझना बहुत जरूरी है कि आपको
कौन सी चीजें सूट कर रही हैं, कौन सी चीजें आपको सूट नहीं कर रही हैं। इसके लिए मैंने उस अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपके अंदर एक सिस्टम है, जिसको हमने कहा था आपके अंदर एक डॉक्टर है, आपकी इनसाइड ही है, जिसको हम इम्यून सिस्टम, नॉर्मल भाषा में हमने कोरोना के टाइम में इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से बार बार इस शब्द को रिपीट किया, तो हम लोग समझते हैं कि इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इम्यूनिटी कहाँ से आती है? जब आप, वो प्राण है आपकी बॉडी के, वो प्राणिक एनर्जी है, वो कहाँ से आती है? जब आप लिविंग फूड, लिविंग इन द, जो कि नेचर मदर से आपको डायरेक्ट मिलता है, जिसको बहुत ज्यादा कुक करने की, जैसे सर ने एडवाइस की थी, गुरुजी ने एडवाइस किया था कि आप बहुत सारे फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए, तो वो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है प्रॉपरली। ठीक, चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि डिजीज कैसे हमारी बॉडी में जो है वो टॉक्सिन्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में आ जाती है। योग में इन जो टॉक्सिन्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अकुमुलेट हो जाते हैं, तो उसको निकालने के लिए हमने शुद्धि क्रियाएं बताई हैं। प्राणायाम की भी बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनसे आप अपने सिस्टम को क्लीन कर सकते हैं। केवल ये फिजिकली सिस्टम को क्लीन नहीं करते, मेंटली भी आपके जो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, या प्राणिक जो बहुत सारे नाड़ीज में प्राण के जो ब्लॉकेजेस होते हैं, उसको भी ये रिमूव करने का काम करते हैं। तो ये आसन से भी होता है। तो मैं आज केवल हम लोग शुद्धि क्रियाओं के बारे में ही बात करेंगे। मैं आपसे के साथ स्लाइड शेयर करती हूँ यहाँ पे। रोशन जी, आपने मुझे परमिशन दी है स्लाइड शेयर करने की? जी मैम, दीजिए। हाँ, आप ही को शेयर करना पड़ेगा। आप शेयर कर दीजिए। देखिए, बहुत ही सुंदर सा पिक्चर है, बहुत स्माइलिंग फेस है। मुझे लगता है कि आज आपका 8th डे है, तो आज आप भी, अगर आपने इस पूरे जो हमने रिचुअल 9 डेज का हमने जो प्लान किया था, इसमें आपने मंत्र चैंटिंग की, आपने आसन किए, आपने प्राणायाम किया, आपने शुद्धि क्रियाएं की, आपने डाइट अपनी कंट्रोल की, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इन सारी प्रोसेस को करने के बाद आपके फेस पे इस तरह की स्माइल तो आज होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन जी, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। रोशन जी, नेक्स्ट। तो अपने नेक्स्ट अपनी सेशन में समझा था कि षट क्रिया, षट का मतलब होता है 6, और क्रिया मीन्स जो क्लिंजिंग प्रोसेसेस है, जिसमें हम अपने फिजिकल, मेंटल और जो प्राणिक ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए रोशन जी। सो ये जो 6 क्लिंजिंग प्रोसेसेस हैं, उसमें कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? इसमें कपालभाति होती है, और नीति, नौली, त्राटक, धौती और बस्ती। इसमें से कुछ प्रैक्टिस हम लोगों ने की है। जैसे आप देखिए कि कपालभाति आपको गुरुजी भी कराते हैं कई बार प्रैक्टिस उसमें, या रोशन जी ने भी अपने जब आसन के प्रैक्टिसेस करा रहे थे शाम में, तब भी उन्होंने इस प्रैक्टिस को आपको बताया था। नीति हमने केवल जल नीति का हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी मॉर्निंग में। नॉली आप लोगों को अभी नहीं बताया गया है, थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस है, तो इसको फिर कभी हम लोग बताएंगे आपको कैसे किया जाता है। त्राटक आज सुबह ही सर ने कराया है, जब आप दिए की जो फ्लेम के ऊपर गेजिंग करते हैं उसको त्राटक कहते हैं। धोती में हमने शंख प्रक्षालन, लघु शंख प्रक्षालन, जो शॉर्ट फॉर्म था शंख प्रक्षालन का, उसकी हमने प्रैक्टिस की थी। कल भी हम लोगों ने शंख प्रक्षालन की प्रैक्टिस की थी। तो हमने इन 9 डेज में 2 टाइम हम लोगों ने शंख प्रक्षालन का, यानी कि अपने पूरे सिस्टम को हमने क्लीन किया था। कुंजल हमने किया था, पानी पी करके जो अपर ट्रैक को क्लीन करते हैं, वाली क्रिया। बस्ती एनिमा होता है, इसके बारे में भी डिटेल में फिर हम आपको कभी इन्फॉर्म कर, मतलब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट। तो हम लोग आज के उस पे आ जाएं, या आप एक हल्का सा रिव्यू चाह रहे हैं कि मैं लघु शंख प्रक्षालन और इनके बारे में एक बार थोड़ा सा बता दूं, या हम लोग सीधे आज की प्रैक्टिस जो जिसपे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ उस पे आ जाएं सीधे? जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे। हम बहुत शॉर्ट में ले लीजिए जो हमने रिसेंटली किया, फिर हम आ जाएंगे इस पे ना, बिल्कुल शॉर्ट में। ठीक है। तो लघु शंख प्रचालन में हम लोग बेसिकली अपने माउथ टू एनस तक का जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो हमारी फूड पाइप है, उसकी पूरी क्लीनिंग करते हैं। नेक्स्ट। और क्लीनिंग के लिए हम लोग सॉल्ट वाटर का यूज करते हैं। ल्यूकवार्म वाटर में 5-6 ग्लास पानी आपको 6 से 12 ग्लास आप पानी आप ड्रिंक करते हैं कुछ आसनों के साथ। ये 5 आसन होते हैं, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन, त्रियक भुजंगासन, उत्तराकर्षण आसन। तो ये आसन होते हैं। मैंने इसके इफेक्ट भी बताए थे कि हम आसन क्यों करते हैं। ल्यूकवार्म वाटर, सॉल्ट वाटर या लेमन के साथ जब हम ऐड करके आसन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, व्हाई आसन इज नेसेसरी इन दिस प्रोसेस। ठीक है।
नेक्स्ट। और ये जब हम आसन के साथ करते हैं, सॉल्ट वाटर लेमन जब ऐड करके करते हैं, तो पूरी तरह से हमारा जो सिस्टम है वो क्लीन हो जाता है, ताकि वो जो जमा हुआ टॉक्सिन, जैसे अभी मैंने कहा कि हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स जो हम खाते हैं वो साल साल 2-2 साल तक आपके इंटेस्टाइन में वो जो है स्टक होके रहते हैं, तो उसको क्लीन करने के लिए ये सारे आसन और जो वाटर है वो हम इंटेक करते हैं। फिर इसके बेनिफिट्स थे और इसके हमने प्रिकॉशंस बताए थे कि क्या क्या प्रिकॉशंस इसमें ध्यान रखने की जरूरत, किन किन लोगों को नहीं करना है। नेक्स्ट था कि जब आप लघु शंख प्रक्षालन करते हैं तो आपको आफ्टर लघु शंख प्रक्षालन किस तरह की चीजें करनी है, जैसे आपको शवासन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, सिस्टम को पूरा, अपनी जो पूरा सिस्टम है उसको, मसल्स को रिलैक्स करना है। स्लीपिंग कम से कम 3 आवर्स तक नहीं करिए, ताकि जो क्लीनिंग का प्रोसेस है वो प्रॉपरली हो जाए। और खिचड़ी का यूज करना है देसी घी के साथ। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने ऐड किए थे वहां पे। नेक्स्ट था हमारा वमन धोती के बारे में, लास्ट टाइम हम लोग ने डिस्कस किया था। तो वमन धोती में भी हम 3 से 4-5 अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम वाटर ड्रिंक करते हैं, फास्ट थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं ताकि बॉडी उसको अब्जॉर्ब ना करे। सॉल्ट वाटर ऐड करते हैं और इसको वोमिट आउट करते हैं। तो स्टमक से लेकर के माउथ तक की जो क्लीनिंग है आपकी, जो अपर जो आपका ट्रैक है, अपर रीजन है, स्टमक से लेकर के अपर जो रीजन है आपका, उस डाइजेस्टिव सिस्टम का, उस रीजन को ये क्लीन करता है। अस्थमैटिक पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। और मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे जब आप वाटर लेते हैं तो किस तरह से जब आप अपने वोमिटिंग सेंटर को आप स्टिमुलेट करते हैं तो ब्रेन से किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके डायफ्राम में जाती है और वहां की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के कैसे वो पूरा वाटर जो है वो बाहर की तरफ आता है, कौन से वाल्व उसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरा वाटर जो है वो अपने साथ इम्प्योरिटीज को लेकर के बाहर आता है। फिर इसके बेनिफिट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट प्रिकॉशंस मैंने आपको बताया था कि किन लोगों को करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस है। वाटर का जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, सॉल्ट की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, कौन लोग हैं जो जिन लोगों को रेगुलर कर सकते हैं, और या हाइपर एसिडिटी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको या तो बहुत लेस अमाउंट में सॉल्ट के साथ करना है, अदरवाइज बिना विदाउट सॉल्ट भी वो कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, चलिए आज की प्रैक्टिस पे आते हैं। जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कपालभाति के बारे में। तो कपालभाति मुझे लगता है रोशन जी ने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई है और आप सभी ने किया भी होगा कपालभाति की प्रैक्टिसेस। रोशन जी आपने बताया है, मुझे लगता है अपने उसमें प्रैक्टिस में आप इवनिंग में जो कराते थे कपालभाति। ठीक है, तो इस कपालभाति को हम समझते हैं कि कपाल जो शब्द है उसका मीनिंग है यहाँ पे स्कल के बारे में हम बात कर रहे हैं, और भाति मीन्स होता है शाइनिंग, यानी कि ये ऐसा क्लिनजिंग प्रोसेस है जिसमें आपके जो फ्रंटल ब्रेन, मतलब यहाँ ये वाला जो एरिया है, ये इस एरिया को ये स्टिमुलेट करता है, वहां पे शाइन देता है। मतलब जिन लेडीज को जो ब्यूटी कॉन्शियस, केवल लेडीज की बात नहीं है, जो ब्यूटी कॉन्शियस है वो अगर इसको इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आपके फेस पे एक अलग तरह का ग्लो आप फील करेंगे कुछ ही डेज के प्रैक्टिस से। तो ये इतनी इफेक्टिव है ये कपालभाति प्रैक्टिस। नेक्स्ट, बेसिकली कपालभाति में हम क्या करते हैं, कपालभाति में जो प्रोसेस है कपालभाति का, उसमें एक्सहेलेशन प्रोसेस पे ज्यादा वो एक्टिव प्रोसेस है, और इनहेलेशन पैसिव है, तो आपको उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, वो सेल्फ हो जाएगा। तो एक्सहेलेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम समझते हैं कि कपालभाति जब हम करते हैं तो वो हमारी बॉडी के साथ कैसे वर्क करता है। तो जब भी आप कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं कोशिश कीजिए कि आप पद्मासन में बैठ सकें। ठीक है, जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है, अगर वो नहीं बैठ सकते तो कम से कम आप अर्ध पद्मासन में, एक पैर आपका पद्मासन के, मतलब जो आपका फीट है उसको दूसरे लेग के थाई के ऊपर रखिए। क्यों मैंने पद्मासन लगाने के लिए कहा, पद्मासन से क्या होगा कि आपका जो लेग है देखिए इस तरह से लॉक हो जाएगा, तो वहां पे जो है ब्लड का सर्कुलेशन कम होगा। हमें क्या करना है, क्योंकि हम इस पूरे प्रोसेस में एब्डोमेन की मसल्स को एक्टिव कर रहे हैं ना, तो जब आप वहां पे लॉक लगा लेते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन आपके जो लेग्स हैं उसकी तरफ कम होगा, तो ब्लड का सर्कुलेशन किस तरफ जाएगा, आपके एब्डोमेन रीजन की तरफ जाएगा। और जब आप इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जो
एक्सहेलेशन या इनहेलेशन, देखिए फर्स्ट जो सेकंड पिक्चर है उसमें आप देख रहे हैं कि जब आप एक्सहेल करते हैं, देखिए मेरा कर्सर किस तरफ जा रहा है, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो आपका जो बेली है, आपका जो पेट वाला भाग है, वो अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब ये अंदर की तरफ जाएगा क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो व्हाइट वाला एरिया है ये आपका पेट वाला भाग है, और ये जो ऊपर ये पिक्चर जो है वो साइड से ली हुई है, तो ये जो एरिया है आपका ये लंग्स वाला एरिया है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में मैंने आपको वमन जब बताया था उसमें आपको बताया था कि यहाँ पे हमारी एक थिक मसल होती है जिसको डायफ्राम बोलते हैं। तो जब आप एक्सहेल करते हैं, एक्सहेल मतलब आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, तो जब आपका पेट अंदर जाएगा तो डायफ्राम आपका ऊपर की तरफ जाएगा, और क्या करेगा डायफ्राम, आपकी जो लंग्स हैं उसको पुश करेगा कि वो वहां से जो गैसेस फॉर्म है, गैसेस फॉर्म में जो भी टॉक्सिन्स है उसको वो बाहर की तरफ एक्सपेल करे, एलिमिनेट करे, उसको निकाले। ठीक है, फिर जब वापस आएगा, जब आप इनहेलेशन का जो प्रोसेस है वो इनएक्टिव प्रोसेस है बहुत, लेकिन होता है। तब जब वापस आप आते हैं तो आपका पेट हल्का सा बाहर की तरफ जाएगा, जब आपका पेट बाहर की तरफ जाएगा तो डायफ्राम नीचे जाएगा और लंग्स भी आपके नीचे की तरफ आएंगे ताकि वो फ्रेश एयर को एनवायरनमेंट से ले सकें। ठीक है, चलिए अब इससे क्या होता है, जब हम इस तरह का प्रोसेस, जब आप एब्डोमेन ये जो प्रोसेस कर रहे हैं कपालभाति वाला, तो मैंने आपसे कहा कि बहुत सारा ब्लड वहां पे एब्डोमेन रीजन में, आप अपनी मसल्स को बार बार मूवमेंट्स करें। देखिए हम लोग अपने हाथों पैरों गर्दन सबकी, शोल्डर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज हम लोग लगभग कर लेते हैं, लेकिन एब्डोमेन रीजन की एक्सरसाइज हम लोग नहीं करते हैं अगर हम डेली अपने रूटीन को देखते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपनी एब्डोमिनल मसल्स को एक्टिव करने के लिए। तो एब्डोमिनल मसल्स जब आपकी एक्टिव होती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी में इसके बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। नंबर ये देखिए, आपका ब्रेन आपके हेड में है, ठीक है, लेकिन आपका सेकंड ब्रेन आपके गट एरिया मतलब ये जो आपका स्टमक, आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला ये जो एरिया है, वहां पे भी सेकंड ब्रेन होता है। वहां पे भी लगभग 100 मिलियंस के करीब आपके न्यूरॉन्स वहां पे वर्क करते हैं। शायद आप ये चीज पहली बार सुन रहे होंगे कि वहां पे भी एक नर्वस सिस्टम है, उसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हमें पता था, जो लोग साइंस फील्ड के हैं उन्हें पता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन स्टमक यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके पास एक अपना ही नर्वस सिस्टम है जिसको एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। और यहाँ से लगभग 30 के करीब न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो रिलीज होते हैं। और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं तो क्या होता है कि एक हार्मोन, शायद आप लोगों ने सुना होगा, सेरोटोनिन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर या हार्मोन कह लीजिए, यहाँ से रिलीज होता है जब आपकी जो एब्डोमेन मसल्स को आप इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। ये सेरोटोनिन हार्मोन्स बहुत जरूरी है आपके, इसको आप कह सकते हैं कि हैप्पी हार्मोन है, यानी कि जब आपके बॉडी में सेरोटोनिन नाम का ये जो हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर है ये प्रॉपर अमाउंट में रिलीज होता है तो आप हैप्पी फील करते हैं। वरना क्या होता है, हमारे मूड बहुत स्विंग करते हैं। दूसरा हार्मोन जो यहाँ से मतलब बहुत सारे, मैंने कहा कि 30 हार्मोन्स यहाँ से रिलीज होते हैं, लेकिन जो बेसिक 90% जो सेरोटोनिन हार्मोन है वो आपका एब्डोमेन से रिलीज होता है। तो अपने एब्डोमेन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। कहा भी जाता है ना कि मतलब अच्छा खाने का भी बताऊंगी मैं कि खाने से हमारा कैसे इसका रिलेशन है। तो मूड को सही रखना है तो अपने पेट को सही रखिए, है ना। दूसरा हार्मोन है डोपामिन, जो कि 50% कम से कम यहाँ से जो एब्डोमेन वाला रीजन है वहां से रिलीज होता है। ब्रेन से भी सेरोटोनिन रिलीज होता है लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होता है। और डोपामिन भी ब्रेन से रिलीज होता है क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सेकंड ब्रेन है, तो बहुत सारे हार्मोन जो आपके ब्रेन से रिलीज होते हैं वही जो है कुछ परसेंटेज में आपके एब्डोमेन से भी रिलीज होते हैं, कुछ परसेंटेज में आपके ब्रेन से भी रिलीज होते हैं। कभी कभी जब आपका ब्रेन प्रॉपरली वर्क नहीं करता है तो हम इस एरिया को, अपने जो एब्डोमेन जो पेट वाला भाग है उसको हम लोग एक्टिव करके बहुत सारे हार्मोन वहां से भी सिक्रीट कर सकते हैं जो कि हमारे बॉडी के ओवरऑल सिस्टम को, ऑर्गन का जो सिस्टम है उसको बैलेंस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जब आप बहुत विग्रेसली, बहुत फोर्सफुली, इसको हाइपर वेंटिलेशन हम कहेंगे क्योंकि आप फोर्सफुली एक्सहेलेशन का प्रोसेस करें तो CO2 का लेवल जो है वो धीरे धीरे डाउन होता है। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस, अच्छा मैं बहुत स्पीड से तो नहीं बोल रही हूँ, आप लोग को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अदरवाइज मैं थोड़ा सा स्लो करके बोलूंगी।
ठीक है? No, it's okay. ओके, थैंक यू। Thank you. ओके ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि बहुत सारी जो हार्मोन मैंने बताया कि वहां से ब्रेन से भी रिलीज होते हैं और आपके स्टमक से भी रिलीज होते हैं। तो कभी कभी जब ब्रेन, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ब्रेन जो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, वहां से हार्मोन प्रॉपर्ली रिलीज नहीं होते हैं। आजकल बहुत प्रॉब्लम होती है हार्मोन्स की ना, सबको आप सुनते होंगे कि हार्मोन का जो सिस्टम है वो बहुत ही बिगड़ा हुआ है। ज्यादातर लोगों को ये सुनेंगे कि हार्मोनल इश्यूज है। तो हार्मोनल इश्यूज के और भी कारण हैं, तो हम छोटी छोटी एक्टिविटीज करके अपने जो सिस्टम है उसको ठीक कर सकते हैं। अगर ब्रेन के, क्योंकि देखिए ब्रेन को एक्टिवेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम स्टमक को तो ठीक कर ही सकते हैं। तो आप इस कपालभाति क्रिया से अपने बहुत सारे हार्मोन को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा था कि जब हम कपालभाति की प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था अपनी प्रीवियस स्लाइड में कि हम CO2 को एक्सहेल करते हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। आपने अगर इसको प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से किया होगा तो कपालभाति के कुछ स्ट्रोक्स के बाद ही, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको फील ना हो, लेकिन आप जब रेगुलर इसको प्रैक्टिस में करते हैं कपालभाति को, तो होता क्या है कि CO2 की जो अमाउंट है वो बॉडी से रिलीज होता है। CO2 हमारे लिए बॉडी में एक्सेस अमाउंट में टॉक्सिन का काम करते हैं, तो उसको बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। जब ये रिलीज हो जाता है कपालभाति प्रोसेस में, तो कुछ सेकंड्स तक आपको मन करेगा कि आप सांस ही नहीं लें। ठीक है, जब भी आपकी बॉडी में CO2 और हाइड्रोजन आयन, चलिए CO2 की बात करते हैं, फिर ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे। जब भी आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो आपका ब्रेथ रेट भी बहुत हाई हो जाता है। और जब भी ये नॉर्मल है या नॉर्मल होता है CO2 की मात्रा, इवन जब आपकी बॉडी में CO2 है ही नहीं, सपोज ऐसी कंडीशन आ गई, आप बहुत प्रैक्टिशनर है और आपने CO2 का लेवल एकदम डाउन कर दिया है, तो हो सकता है आपको ब्रेथ लेने की जरूरत ही नहीं पड़े। तो बहुत सारे जो हमारे साधक थे, जो हमारे ऋषि थे, वो काफी लंबे समय तक 1-1, 1.5, 3-3 घंटे तक वो लोग कुंभक का अभ्यास, आज भी शायद ऐसे लोग होंगे जो बहुत लंबे समय तक इस तरह की कुंभक की प्रैक्टिसेस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे करना है। तो CO2 को लेवल को वो लोग मेंटेन करके, और आप बहुत देर तक अपने जो ब्रेथ को है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रेथ रेट को। इसके बेनिफिट्स में देखिए कि ये जो है आपका रेस्पिरेटरी, जो सांस वाली, जो जितने भी हमारे जो लंग्स एरिया में जो मसल्स हैं, उसको ये उसका जो फंक्शन है उसको ये प्रॉपर करता है, बैलेंस में लाता है, और जो लंग की कैपेसिटी है उसको ये इम्प्रूव करता है। क्योंकि हम लंग्स को जो है प्रॉपरली, ठीक है, हम डायरेक्ट लंग के, देखिए कपालभाति में कभी भी ध्यान रखिएगा, कपालभाति में चेस्ट मूवमेंट कभी नहीं होता है, हमेशा आपका एब्डोमेन का ही मूवमेंट होगा, एब्डोमिनल मसल्स का ही मूवमेंट होगा, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपके लंग्स के ऊपर इफेक्ट डालता है, लंग्स की मसल्स के ऊपर इफेक्ट डालता है। और ये जब हम कपालभाति करते हैं तो बहुत हीट, आपने फील किया होगा कि जब आप कपालभाति करते हैं तो आपको बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत हीट आप फील करते हैं। तो ये जो हीट आपके बॉडी में बनती है, यानी कि आप इसको समझिए कि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई हो जाता है। तो जो आपकी जो बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट हो जाता है उसको भी ये बेली फैट को बर्न आउट करने में भी हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं आपके जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, उसको भी ये रिड्यूस करता है। जब हम इतने फोर्सफुली हाइपर वेंटिलेशन के साथ अपना इस प्रोसेस को करते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे जो हमारी नाड़ियों में जो प्राण के ब्लॉकेजेस हैं वो भी रिमूव होते हैं। डाइजेस्टिव जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। बस इसमें एक ही ध्यान रखना है, अगर आपको कंस्टिपेशन है और अगर जिन लोगों को हाइपर एसिडिटी की इश्यूज हैं, वो इस प्रैक्टिस को करने से पहले थोड़ा सा पानी, 1-2 ग्लास अगर पानी पी लेते हैं तो ये कंस्टिपेशन और गैस या स्टमक पेन वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल है। बस 2 इश्यूज में कम से कम इसका ध्यान रखिए कि पानी पी करके आप करें। जैसे अभी जो वेदर है वो बहुत ड्राई, मतलब हीट है वेदर में, गर्मी का मौसम है, तो आप अपने जो स्ट्रोक हैं कपालभाति के उसको कम कर सकते हैं। सर्दियों में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम कीजिए। और अगर कंस्टिपेशन और हाइपर एसिडिटी है तो पानी पी करके आप इसको कर सकते हैं। देखिए इसका एक राउंड कंप्लीट होता है कपालभाति का 120 स्ट्रोक में, यानी कि एक राउंड में आपको 120 स्ट्रोक करनी ही चाहिए, इसका साइकिल है। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में 2 स्ट्रोक आपके हो जाने चाहिए, 1 सेकंड में 2 स्ट्रोक आपके हो जाने चाहिए। ठीक है,
आप बीच में 120 स्ट्रोक के बाद मैक्सिमम एक्सहेलेशन कीजिए, ब्रेथ को होल्ड कीजिए, जितने सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, और आप सेकंड थर्ड राउंड तक आप इसको कर सकते हैं, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है, अदरवाइज बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी इसको। दूसरा, एक जो हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है जब आप कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं, एक रोशन जी प्रीवियस उसमें जाइए पीपीटी में। तो जब आप कपालभाति की प्रैक्टिस करते हैं तो एक हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, और इसका नाम है एंडोर्फिन हार्मोन, जो कि अगेन आपको आपके जो माइंड को काम बना के रखता है, आपको पॉजिटिविटी से भर के रखेगा, है ना, ये जो हार्मोन है। अच्छा, आपको लग रहा होगा कि पेट की हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फेस पे कैसे ग्लो आएगा और हमारा ब्रेन कैसे ये वर्क करेगा। तो इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ कि जब हम एब्डोमिनल, मैंने आपसे कहा कि वहां पर जो हमारा एब्डोमिन जो रीजन है, वहां पे बहुत सारे हमारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, और वहां पे जो नर्व हैं बहुत सारे, जैसे वेगस नर्व है वहां पे, और भी बहुत सारी नर्व है जिनका कनेक्शन आपके ब्रेन से, आपकी क्रेनियल नर्व, ब्रेन से 12 क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, जिसमें से वेगस नर्व जो होती है वो सबसे लंबी नर्व होती है, जिसका कनेक्शन आपके हार्ट से, मैंने लास्ट अपने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि आपके लंग से, आपके हार्ट से और आपके एब्डोमेन रीजन से ये वेगस नर्व कनेक्टेड होती है। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो ये वेगस नर्व आपके ब्रेन वाले पार्ट को भी स्टिमुलेट करते हैं, वहां के न्यूरॉन्स को भी का जो फंक्शन है उसको भी ये प्रॉपर करते हैं। ठीक है, जिन लोगों को मेंस्ट्रुअल इश्यूज रहते हैं, मेंस्ट्रुअल कोई भी मान लीजिए क्रैम्प्स वगैरह के इश्यूज रहते हैं, तो मेंस्ट्रुअल टाइम में तो इसको नहीं करना है, लेकिन अगर आप इसको रेगुलर करते हैं तो इस तरह के इश्यूज भी आपके सॉल्व होते हैं। ठीक है, और इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे जाइए रोशन जी। अच्छा, कपालभाति, ठीक है, हमने सारी क्रियाओं में हम देख रहे हैं कि कुछ कुछ प्रिकॉशंस के साथ क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। आप स्टार्टिंग अगर में कर रहे हैं, आपको पहले से प्रैक्टिस नहीं है, तो बेटर है कि आप किसी योगा एक्सपर्ट के अंडर में इसको कीजिए, सीख लीजिए एक बार, उसके बाद फिर आप घर में भी खुद से कर सकते हैं, कोई भी क्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको जो है जिन लोगों को अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उनको अवॉइड करना चाहिए, पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल टाइम में इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को बैक पेन है, क्योंकि आप एब्डोमिनल मसल्स को आप यूज करें तो कहीं ना कहीं स्पाइन पे भी जर्क आता है ना, और इसको अवॉइड करना चाहिए। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है, डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। अल्सर है, अगर किसी को एब्डोमेन में इन्फ्लामेशन है, उस तरह की जो पेशेंट्स हैं जिनको इस तरह की इश्यूज है उनको अवॉइड करना चाहिए। हाई बीपी के पेशेंट भी अवॉइड करना चाहिए, और हार्ट इश्यूज जिनको है, या तो किसी एक्सपर्ट के अंडर में आप देख सकते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप इसको कर सकते हैं। जिन लोगों का बीपी बहुत लो रहता है तो उन लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन है, ये बहुत हीट प्रोड्यूस करेगा आपकी बॉडी में। तो जिन लोगों का हीमोग्लोबिन का इश्यू रहता है उनको कभी कभी चक्कर आने की प्रॉब्लम रहती है। तो या तो आप बहुत हीमोग्लोबिन अगर कम है, या तो बहुत कम स्टॉक में कीजिए, या बहुत धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट रोशन जी, नहीं, इससे प्रीवियस कपालभाति के कुछ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन बहुत डरने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। तो एक देखिए, कपालभाति ठीक है, इसके बहुत सारे मतलब बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। ये नहीं है कि आप अपनी लिमिट से ज्यादा इसको किए जा रहे हैं कि भाई बहुत सारे बेनिफिट्स है, बहुत सारा हम इसको कर लेते हैं, तो अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग कीजिए। जिन लोगों को हर्निया, हाइड्रोसिल और बैक पेन की प्रॉब्लम है, मैंने उसमें स्लाइड में भी बताया कि उन लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। जब आप एक्सेस स्ट्रोक, इसमें एक्सेसिव स्ट्रोक आप किए जा रहे तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत ड्राइनेस, जैसे अभी बहुत हीट है बाहर के एनवायरनमेंट में, तो ऐसे टाइम में अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रोक ले रहे हैं कपालभाति की, तो ड्राइनेस कभी कभी चक्कर आ सकते हैं, या जो आपका नेजल रीजन है उसमें नाक में जो है एक ड्राइनेस आप फील कर सकते हैं। तो थोड़ा सा गर्मी के मौसम में थोड़ा सा जो स्ट्रोक है वो कम कर लीजिए। और
ज्यादा स्ट्रोक से हो सकता है एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है, कभी कभी वॉमिटिंग सेंसेशन भी होता है। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ही आपके अकॉर्डिंग देखते हुए कि मुझे कितना ये सूट कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। रोशन जी क्वेश्चन अभी लेना चाहेंगे, लास्ट में लेंगे? जैसा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ मूव करेंगे। इन बिटवीन अगर किसी का प्रश्न हो तो वो हैंड रेज कर सकते हैं या बोल भी सकते हैं, मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, तो फिर क्वेश्चन भी दिया जाएगा बीच में भी। नमस्ते मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मुझे हाँ जी रचना मैम, एक्चुअली कपालभाति जैसे कि आजकल अभी जो कॉमन प्रॉब्लम्स चल रही है, मेरे पास एक क्वेश्चंस भी आए थे, लाइक जो फैटी लीवर हो जाता है लोगों का, कई वुमेन्स के ये प्रॉब्लम्स है फैटी लीवर्स में, और सेकेंड कि हाई शुगर, ब्लड जैसे शुगर हाई हो जाता है, जिसको डायबिटीज हो जाती है, उनके लिए तो क्या कपालभाति मतलब क्या उनके लिए मतलब ठीक रहेगा? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इवन डायबिटीज पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रामबाण है, आप समझिए। पेट से रिलेटेड अगर कोई इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन या कुछ ऐसी सीवियर प्रॉब्लम नहीं है, ऑपरेशन हुआ है किसी का, तो बिल्कुल कराइए। डायबिटीज वालों के लिए तो समझ लीजिए कि ये आपने बस बहुत बढ़िया मतलब कराइए ही कराइए उनको तो। या जिसको अस्थमा स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम आएगी अस्थमेटिक पेशेंट्स को करने में, लेकिन ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, आप कराइए, बिल्कुल करा सकते हैं। ओके, एंड फैटी लिवर में भी मतलब ये इफेक्टिव? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आप बिल्कुल फ्री होकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल इसको फैमिली की तरह हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और कहीं पे भी कोई क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछिए। हम इसको कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन सोल्व हो, बाद में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? चलिए नेक्स्ट, बहुत सुंदर प्रैक्टिस है त्राटक। आज सुबह हम लोगों ने किया भी था, गुरुजी ने कराया था, हमने दिए के साथ त्राटक की प्रैक्टिस की थी। और ये इसमें जो त्राटक का जो प्रोसेस है उसमें हम लोग देखिए, त्राटक बेसिकली दो तरह से हम लोग कर सकते हैं। एक होता है बाह्य त्राटक और एक होता है अंतः त्राटक, मतलब इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो त्राटक होता है उसमें आई को ओपन करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो जैसे आप किसी फ्लावर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप स्काई के ऊपर फोकस कर सकते हैं, आप सन गेजिंग कर सकते हैं, आप रिवर के ऊपर, ऑल्दो रिवर मूविंग है लेकिन उसके ऊपर भी बहुत अच्छा त्राटक होता है। माउंटेन है, किसी भी जो बाहर नेचर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट है उनके ऊपर आप त्राटक कर सकते हैं। अंतः त्राटक में क्या होता है, इंटरनल त्राटक में क्या होता है, हम आईज को क्लोज करके विजुलाइज करते हैं कुछ, जैसे गुरुजी कराते भी हैं, और कि यहाँ पे कैंडल फ्लेम को विजुलाइज कीजिए या शिवलिंग को विजुलाइज कीजिए, तो उसको अंतः त्राटक कहते हैं। नेक्स्ट, तो जो नहीं रोशन जी सेकंड, हाँ। सो जो त्राटक की जो प्रैक्टिस होती है उसमें हम लोग, मैं एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे अच्छा जो त्राटक होता है वो फ्लेम के ऊपर त्राटक होता है। फ्लेम में भी मैं कहूंगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि जो कैंडल है आप उसको यूज नहीं करें त्राटक के टाइम में, क्योंकि जो कैंडल होती है उसमें पैराफिन यूज होता है। तो जब आप उसको बर्न करते हैं उससे कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि, क्योंकि देखिए आप जब कर रहे हैं तो कुछ केमिकल रिलीज होंगे, तो आप ब्रीदिंग के थ्रू उन केमिकल्स को हो सकता है वो आपके लंग्स में जाओ, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं जाता है। तो इस बेटर है कि सबसे अच्छा होता है कि आप देसी घी के ध्येय के साथ इसको कीजिए। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी भी ऑयल के साथ इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि जब वो तेल बर्न करेगा तो कोई भी हार्मफुल जो गैसेस हैं वो रिलीज नहीं होगी जो कि आपके सिस्टम को हार्मफुल इफेक्ट दे। तो बेटर है कि आप दिए के साथ कीजिए। अच्छा, इसको कैसे करना है, आप बैठ जाइए और जो फ्लेम है वो आपकी आई के एकदम सामने होनी चाहिए, हाँ। और लगभग एक हाथ की दूरी पे, डिस्टेंस हमारा इतना होना चाहिए कि एक हाथ की दूरी पे आपकी कैंडल जो है वो आपके सामने हो, ठीक। अच्छा, इसको कितनी देर तक करना, आपको क्या करना है, जब आप फ्लेम को देख रहे हैं तो आप अपनी आईज को ब्लिंक नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली उस फ्लेम को देखना है। इस प्रोसेस को करने
करने के लिए आपकी मसल्स, फेशियल मसल्स, स्पेशली आपकी जो आई की मसल्स हैं उस पे स्ट्रेन नहीं देना है। कभी कभी कुछ लोग बहुत ध्यान से जब देखते हैं तो उनको हेडेक भी, सिर दर्द हो जाता है, तो बेटर है कोशिश कीजिए कि बहुत रिलैक्स। देखिए सारी ही जितनी भी षट क्रियाएं हैं उन सभी को आप बहुत पॉजिटिव होकर के, बहुत रिलैक्स होकर के, अपनी मसल्स को एकदम रिलैक्स होकर के जब करते हैं तो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अदरवाइज वो फिर जिस तरह का इफेक्ट आना चाहिए वो इफेक्ट ना आकर के कभी कभी कुछ साइड इफेक्ट्स भी आ जाते हैं। तो मैं आपको ये पहले से इन्फॉर्म कर रही हूँ कि अगर आपने स्ट्रेन दिया आईज पे या आपकी जो फेशियल मसल्स हैं वो बहुत टेंस हैं, तब आपको हेडेक भी हो सकता है। तो ध्यान में रखिएगा जब भी आप घर में इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रखिए कि आपकी मसल्स जो है वो रिलैक्स रहें। लगातार आपको उस फ्लेम को देखना है। आप ऐसे रूम में इसको प्रैक्टिस कीजिए जहाँ पे जो आपकी फ्लेम है वो ब्लिंक नहीं करे, एकदम स्ट्रेट हवा नहीं होनी चाहिए, इसको ब्लिंक कीजिए, वो एकदम स्ट्रेट आपकी जो फ्लेम है वो होनी चाहिए। और जो रूम है वो डार्क होना चाहिए ताकि आप प्रॉपरली उस फ्लेम पर ही फोकस करें। अदरवाइज आपको रूम की सारी चीजें भी दिखाई देंगी साथ साथ, तो आप फ्लेम पर फोकस नहीं कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस को केवल 3 मिनट ही आपको प्रैक्टिस करनी है, फिर आईज को क्लोज कर लीजिए और जो भी इमेज आपकी, क्योंकि बहुत ल्यूमिनस चीज के ऊपर आप गेजिंग कर रहे हैं, है ना, तो इसकी एक इमेज आपके आईब्रो सेंटर पर बनेगी। उस इमेज को फिर हम जब देखने की कोशिश करते हैं, जब हम उसको देखते हैं तो उसको बोलते हैं अंतः त्राटक, इंटरनल जब हम त्राटक करते हैं, है ना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। हम लोग सन के ऊपर भी गेज करते हैं, अगर आप और करना ही चाहिए। मैं तो ये कहूंगी कि सन के ऊपर गेज करना चाहिए, क्योंकि सन जो है मॉर्निंग और जो सनसेट का टाइम है, उस टाइम जो सन में जो, देखिए सन तो प्राण का सोर्स है ना, और जब आप वहां से एनर्जी को लेते हैं, वहां से एनर्जी जो को आप आई के थ्रू जब आप अपने ब्रेन तक पहुंचाते हैं। देखिए आई क्या है, आपके ब्रेन का आप समझिए कि विंडो है। तो जब आप वहां से एनर्जी को लेते हैं तो क्या होता है, वो सीधे ब्रेन पे इफेक्ट करता है, आपकी ऑप्टिक नर्व को, जो ब्रेन और आपके आई से कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उसको वो स्टिमुलेट करता है, उसके फंक्शन को वो इंप्रूव करता है। और केवल ऑप्टिक नर्व के ऊपर ही ये वर्क नहीं करता है। मैं थोड़े से टर्म जो मेडिकल टर्म है उसको यूज करें, लेकिन सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे विजन को देखने, हमें किसी भी चीज को देखने में जो नर्व हमारी हेल्प करती है उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। तो जब आप उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं तो आपकी आई साइट भी इम्प्रूव होती है। तो केवल ये आपके ऑप्टिक नर्व को ही एक्टिवेट नहीं करते, उसके फंक्शन को ही इम्प्रूव नहीं करते, आपके ब्रेन के जो भी क्या बोलेंगे, जहाँ पे न्यूरॉन्स में एनर्जी, जो आपके प्राण, जो आपका हेड में जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन इनएक्टिव फॉर्म में है, वहां पे प्राण या एनर्जी फ्लो नहीं कर रही है। तो इस प्रोसेस जब आप सनलाइट के साथ गेजिंग करते हैं तो क्या होता है कि उस एरिया में, जो डार्क एरिया है आपका ब्रेन का, जहाँ पे न्यूरॉन इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं, उस एरिया को भी वो न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करता है। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो आइस को जब आप आइस से सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या कैंडल फ्लेम को लेते हैं तो एनर्जी के फॉर्म, लाइट जो है वो एनर्जी के फॉर्म में आपके ब्रेन तक जाती है। और ब्रेन उस क्या होता है कि जब ब्रेन एनर्जी के फॉर्म में इसको एब्जॉर्ब करता है तो हमारे बहुत सारे, मैंने आपसे अभी एक्सप्लेन किया कि बहुत सारी जो है वो न्यूरॉन्स को भी एक्टिव करता है, और वहां की जो ग्लैंड, स्पेशली जो पीनियल ग्लैंड है, उसको ये एक्टिव करता है। अब पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है? पीनियल ग्लैंड आपके टू ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में, यानी कि दोनों जो हेमिस्फीयर है, सिंपल भाषा में कहेंगे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में, जो यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे ना, यहाँ से अगर हम लोग अंदर जाएं और इस मिड पार्ट से यहाँ से अंदर जाएं, तो जहां पे ये मिलते हैं दोनों पॉइंट, वहां पे हमारी पीनियल ग्लैंड है। आपको याद होगा जिन लोगों ने मेरी फर्स्ट क्लास अटेंड की थी, मैंने चिदाकाश मेडिटेशन कराया था, और वहां पे आपको सेंटर में आपको कहा था कि विजुलाइज कीजिए कि आप वहां पे बैठे हैं, तो बस वहीं पर आपकी पीनियल ग्लैंड है। और पीनियल ग्लैंड का क्या काम होता है? पीनियल जो ग्लैंड है वो मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है। ये हार्मोन तभी रिलीज होता है जब आपकी बॉडी में, अभी हमने इससे पहले वाली जो कपालभाति वाली क्रिया बताई थी, इसमें मैंने सेरोटोनिन का रोल बताया था, मेलेटोनिन का भी रोल है सेरोटोनिन के साथ। तो कैसे रोल है? जब आप सनलाइट में
सन के साथ होते हैं। अभी तो लेटेस्ट ये रहता है कि सन में जाना ही नहीं चाहिए, सन को अवॉइड करना चाहिए। जो लोग सनलाइट को यूज नहीं करते हैं, इसके ऊपर काफी रिसर्चेस हुई हैं। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पे सनलाइट नहीं पहुंचती है कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक, तो वहां के लोग बहुत डिप्रेस्ड रहते हैं। तो सनलाइट बहुत जरूरी है आपके लिए। तो क्या होता है कि जितना आप सन के कांटेक्ट में रहते हैं उतना आपका सेरोटोनिन का जो लेवल है वो बढ़ता है। जितनी मात्रा में आपकी बॉडी में सेरोटोनिन होगा उसी के इक्वल आपकी बॉडी में मेलेटोनिन भी बनेगा। मेलेटोनिन का क्या काम है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, ये आपके पीनियल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। मेलेटोनिन क्या करता है, आपको स्लीपिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो जिन लोगों को स्लीपिंग का इश्यू है, रात को नींद नहीं आती है, तो वो लोग अपना जो है थोड़ा सा सन गेजिंग करें, और सन बादिंग भी कर सकते हैं, सन गेजिंग कर सकते हैं। तो दिन में आप जितनी भी लाइट, आर्टिफिशियल लाइट नहीं, जो भी नेचुरल लाइट के आप कांटेक्ट में रहते हैं, तो सेरोटोनिन लेवल आपका हाई रहता है, और जितना सेरोटोनिन उतना मेलेटोनिन बनेगा। तो देखिए कभी कभी जब आपका मूड खराब होता है, यानी कि सेरोटोनिन का जो लेवल है वो डाउन हो गया, तो रात को आपको नींद भी नहीं आती है, तो यानी कि मेलेटोनिन भी कम बनेगा। तो ये हेल्प करता है इस तरह से। ठीक है, अब ये पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, जितने भी न्यूरॉन है उसको भी एक्टिव करके जो हमारी एनर्जी हमने गेन की सनलाइट से, या जो हम ये फ्लेम के ऊपर जब फोकस करें तो वहां से जो एनर्जी हमें, जो प्राण हमें मिले, तो ये उस एनर्जी को जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में कन्वर्ट करता है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में न्यूरॉन्स के थ्रू भेजता है, जिससे हमारी बॉडी का ओवरऑल जो नर्वस सिस्टम है, जो फंक्शन है, वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, आई मसल्स को ये स्ट्रेंथ करता है, ब्रेन के सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। चलिए रोशन जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। रोशन जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मैंने आपको ये बता ही दिया एक तरह से कि ब्रेन और आइज का क्या, हाँ जी, ब्रेन और आइज का क्या रिलेशन है। तो देखिए एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। हमारे यहाँ में हम जब भी मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आपने देखा हो कि बहुत सारे थॉट आपको पता, एक्चुअली थॉट तो पूरे दिन होते हैं, लेकिन जब हम मेडिटेशन के टाइम में बैठते हैं तो आपको वो अवेयरनेस आती है कि भाई बहुत सारे थॉट चल रहे हैं। तो होता क्या है कि आप अपनी, अगर आपको किसी को चेक करना है, एक फॉर्मूला दे रही है, अगर आपको किसी को चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप दो तरह से किसी को चेक कर सकते हैं कि किसी का ब्रेन जो है अगर ओवर एक्टिव है तो उसकी आई को देखिए, उसकी आई किस तरह से फंक्शन कर रही है। किसी का भी, जब हम लोग चेक भी करते हैं बच्चों को कि जब आपका ब्रेन बहुत एक्टिव होता है, एक्टिव इन द सेंस कि आप बहुत सारे थॉट्स आपके अंदर है, वो फोकस नहीं है, वो रिलैक्स्ड नहीं है, तो आपकी आई मसल्स जो है वो बता देती हैं कि आपका ब्रेन बहुत एक्टिव है। दूसरा, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जब भी ब्रेन को चेक करना है तो आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं कि आई चेक कर लीजिए किसी की भी, और ब्रीदिंग पैटर्न अगर किसी का डिस्टर्ब है तो पता चल जाएगा कि सामने वाले के जो है दिमाग में कुछ तो भी चल रहा है। और दोनों ही प्रोसेस को, ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए हम आई की त्राटक वाली क्रिया करते हैं। ब्रेन के जो बहुत सारे थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं जब हम त्राटक का प्रोसेस करते हैं। और दूसरा प्रोसेस ब्रेन को कंट्रोल करने का ब्रीदिंग एक्सरसाइज से है ना, क्योंकि ब्रीदिंग डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे आपका ब्रेन डिस्टर्ब होगा आपकी ब्रीदिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे आपका ब्रेन जो है वो कुछ थॉट्स लेकर के आएगा, आपका आई की जो मसल्स हैं वो ओवर एक्टिव हो जाएंगी। तो आईज ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए दो तरीके, त्राटक कर लीजिए, दूसरा ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम की एक्सरसाइज है, कपालभाति कर लीजिए, बहुत सारी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब आप इसमें गेजिंग करते हैं त्राटक वाले प्रोसेस में, तो क्या होता है, अब आपकी एनर्जी, जो ब्रेन की एनर्जी, वो डिफरेंट थॉट्स के साथ वो एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड है। बहुत सारे थॉट हैं तो बहुत एनर्जी भी अलग अलग जगह पे फैली हुई है। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने ब्रेन को एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ना, एक ही पॉइंट पे आप देख रहे हैं, और वो इतनी सुंदर होती है फ्लेम, आप ध्यान से देखिएगा, इतनी सुंदर फ्लेम होती है कि आप फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत इजीली वहां पे फोकस्ड हो जाते हैं। तो इसलिए त्राटक में सबसे अच्छा रहता है कि आप फ्लेम के ऊपर फोकस करें। तो जैसे ही आप अपनी एनर्जी को एक पॉइंट पर लेकर के आते हैं, आप फ्लेम को ही फोकस करें, आप देखिएगा, आप खुद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपका जो थॉट पैटर्न है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। और ये हेल्प करता है आपको
रोशन जी नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए। ये हेल्प करता है आपको मेडिटेशन से पहले। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपनी थॉट को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते हैं। तो जब आप इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि आप मतलब अगर मेडिटेशन से पहले या कोई भी आपको इस तरह की प्रैक्टिस, या आप पढ़ने जा रहे हैं, बच्चे जैसे पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, तो कोई भी जो कंसंट्रेशन वाला काम करना है उससे पहले अगर आप इस प्रैक्टिस को कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड की एनर्जी को आप एक सेंटर पे ला करके फोकस करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। ये आई रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ये सॉल्व मतलब उसमें बहुत हेल्पफुल होता है। हेडेक जिनको प्रॉब्लम होती है, शॉर्ट आई साइड है अगर किसी की, तो वो लोग करते हैं तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है उसको चैनलाइज करता है, जितने भी हमारे जो हार्ट रेट है या रेस्पिरेशन रेट है उसको भी कंट्रोल करता है। जो बॉडी के पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है। कहीं ना कहीं जो ब्रेन की एक्टिविटीज है उसको, जो मसल्स हैं या जो न्यूरॉन्स है उसको अगर ये रिलैक्स करता है तो सारा आपका बॉडी का सिस्टम जो है वो बेटर होता है। स्लीप क्वालिटी को ये बेटर बनाता है। ठीक है, स्लीप क्वालिटी मैंने आपको बताई दी कि स्लीप क्वालिटी कैसे बेटर होती है, क्योंकि जो हार्मोन है वो स्लीप के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसको ये, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है, इसीलिए त्राटक बहुत अच्छा आता है स्लीपिंग के लिए। नेक्स्ट, स्पिरिचुअली ये कैसे त्राटक की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमें कैसे हेल्पफुल हैं। अगर आपने कभी शांभवी मुद्रा की होगी, शांभवी मुद्रा में ये होता है कि आप अपने आईब्रो सेंटर पे फोकस करते हैं ना, यहाँ पे फोकस करते हैं। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है फॉर कंसर्न जो हायर प्रैक्टिशनर है योग में या जो भी स्पिरिचुअलिटी में बहुत हायर प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए। तो जब आप त्राटक का प्रैक्टिस करते हैं तो शांभवी क्रिया में भी हेल्पफुल होता है, क्योंकि आपको कंसंट्रेशन करना आ गया है वहां, है ना, कैसे कंसंट्रेट करते हैं, कैसे माइंड को कंट्रोल करते हैं, और आज्ञा चक्र को भी स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट रोशन जी। साइकोलॉजिकली कैसे ये आपको हेल्प करता है, तो कंसंट्रेशन में हेल्प करता है, मैंने अभी बताया आपका। और माइंड को जो है एक मेडिटेशन मोड में, मेडिटेटिव जो पावर है उसको ये इम्प्रूव करता है। ठीक है, माइंड की जो एक्टिविटी है, नेगेटिव जो बहुत थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं या बहुत ज्यादा जो थॉट्स हैं उसको ये कम करता है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करता है। आपके थॉट्स, इमोशंस और इस तरह की जो भी अनकॉन्शियस माइंड में कुछ इस तरह की जो सप्रेस्ड जो इमोशंस है उसको भी ट्रीट करने का काम करते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन है उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। नेक्स्ट, आप में से किसी को अगर क्वेश्चन है त्राटक से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लास्ट ये प्रैक्टिस है उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जलनीति क्रिया। ये भी बहुत इफेक्टिव क्रिया है। हम लोगों ने, रोशन जी ने 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस हम लोगों को मॉर्निंग में कराई है। और बेसिकली ये जो हमारा नीजल एरिया है ना, उसको ये क्लीन करने का काम करते हैं। तो देखिए, नाक के थ्रू हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया या पोल्यूशन बहुत ज्यादा है एनवायरनमेंट, हमारे जो आसपास का एनवायरनमेंट है उसमें। तो ये एक प्रोसेस है कि हम सॉल्ट वाटर यूज करके, आपने देखा होगा इसके लिए पर्टिकुलर जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है लोटा, हम उसको यूज करते हैं, सॉल्ट वाटर यूज करते हैं, तो वो क्लीनिंग करता है उस पैसेज की, है ना। नेक्स्ट, और वहां पे जो भी आपका, हाँ ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। और वहां पे जो भी म्यूकस, देखिए म्यूकस यहाँ, ये जो हमारे साइनसेस हैं, ये यहाँ पे साइनसेस होते हैं। साइनस का मतलब होता है कि वहां पे कुछ खाली जगह है जहाँ पे एयर और म्यूकस लेयर होती है। ये म्यूकस आपको कैसे हेल्प करता है, जब आप इनहेल करते हैं तो म्यूकस का काम होता है जो भी डस्ट पार्टिकल हैं या आपके नॉस्ट्रल में जो हेयर होते हैं, जो है ना, वो क्या करते हैं कि जो डस्ट पार्टिकल हैं उसको
अंदर आपके लंग्स में या आपके गले वाले भाग में जाने नहीं देते हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। अदरवाइज सारा जो जितना भी पोल्यूशन है या बैक्टीरिया वायरस है वो सब आपके अंदर चले जाएगा, तो बहुत हार्मफुल इफेक्ट। बॉडी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बॉडी आपको बहुत तरह से हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही है, आपके अंदर ही डॉक्टर है, बस थोड़ा सा अपने आप को सपोर्ट करना है कि हम हेल्दी बने रहें। तो जब आप ल्यूकवार्म वाटर लेते हैं और उसमें सॉल्ट आप ऐड करते हैं, तो सॉल्ट की क्वालिटी मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये अगर आपका सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो लगभग ऐसी होनी चाहिए जैसे आपके आंसुओं का जो जितना सॉल्ट उसमें होता है ना, उस तरह से होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके जो सिस्टम में, जो ब्लड में जो सॉल्ट है और जो आप पानी यूज करें, तो जब दोनों का प्रेशर एक जैसा होगा तो वो वाटर जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप, और वो क्या करेगा, सॉल्ट अब जब हम ऐड करते हैं लुकवार्म वाटर के साथ जब ऐड, क्योंकि बॉडी का एक टेम्परेचर है, आप ठंडा पानी यूज करेंगे तो इरिटेशन होगी, तो बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जब आप वाटर लेते हैं, सॉल्ट जब आप यूज करते हैं, तो उससे क्या होगा, म्यूकस को, वो जो गंदा म्यूकस है जहाँ पे जो जिसने डस्ट पार्टिकल या बैक्टीरिया वायरस जो वहां पे एक्यूमुलेट हो गए हैं, उन सबको वो बाहर निकाल करके, है ना, वो बाहर निकालता है। तो साइनोसाइटिस जो हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है आपके साइनसेस में, उसको वो रिमूव करने का काम करता है। आईज से रिलेटेड कोई भी, क्योंकि सारा जो सिस्टम है आपका, ये नोज में जो है, जैसे मैंने आपको बताया था, वेगस नर्व होती है आपके एब्डोमेन से रिलेटेड होती है, जिसका कनेक्शन सीधे आपके ब्रेन के साथ होता है, आपके लंग्स और हार्ट से भी रिलेटेड होती है वो। ऐसी ही हमारी ऑप्टिक नर्व होती है आई में, अभी मैंने आपको बताया था। ऑल्फैक्टरी नर्व होती है जो हमारे सूंघने में, किसी भी चीज को सूंघने में हेल्प करती है, वो हमारी नाक से जुड़ी होती है और ब्रेन से नाक के थ्रू ब्रेन से जुड़ी होती है। तभी हमारी जो इंफॉर्मेशन है, हमने क्या सूंघा, है ना, उसकी इंफॉर्मेशन लेकर के वो ब्रेन फिर उसको, क्योंकि उसके ब्रेन की मेमोरी में ऑलरेडी फीड रहता है कि ये बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, वो ऑलरेडी उसको फिर उसको आइडेंटिफाई करता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो नर्व है उसको वो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं। तो जितने भी, जब कभी कभी आपके कंजेशन हो गया, मान लीजिए म्यूकस हो गया बहुत ज्यादा, इंप्योरिटीज वहां पे आकर के इकट्ठे हुई, तो वहां का जो नर्व है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है। तो जब हम उन इम्प्योरिटीज को निकालते हैं तो उस एरिया का फंक्शन भी इम्प्रूव होता है। टॉन्सिल होते हैं यहाँ पे, जब आप पानी यूज करते हैं थोड़ा बहुत पानी यहाँ पे भी जाता है ना, वहां की भी जो गंदगी, क्योंकि ये पूरा एरिया आपका कनेक्टेड है, गले से लेकर के ये पूरा एरिया आपस में कनेक्टेड है। फेरिंग्स के थ्रू, है ना, नेजोफेरिंग्स होता है, मुंह के नाक के पीछे नेजोफेरिंग्स होता है, फिर माउथ के पीछे फेरिंग्स होता है ना, तो वो सब कनेक्टेड है। तो जब इस पूरे एरिया का आप वाटर के थ्रू जब क्लिनजिंग करते हैं सॉल्ट वाटर ऐड करके, तो ओवरऑल जो यहाँ का सिस्टम है उसको वो इम्प्रूव करता है। तो आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको ये ठीक करता है, आईज, नोज, थ्रोट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। कोल्ड और कफ में ये बहुत हेल्पफुल है। जिन लोगों को एलर्जी होती है, जैसे कोई भी वेदर चेंज हो रहा है या कभी फ्लावर से या डस्ट पार्टिकल से आपको एलर्जी होती है, बार बार छींक आने की जो टेंडेंसी होती है, उस टेंडेंसी को भी रिड्यूस करता है जब आप इस तरह से यहाँ के एरिया की क्लिनजिंग करते हैं। कोल्ड यानी कि जब रनिंग नोज हो रही है उस टाइम में आप इसको अवॉइड करेंगे, जलनेती नहीं कीजिएगा, अदरवाइज आपको हेडेक हो जाएगा। ठीक है। हाँ, जैसे मौसम चेंज होने वाला है तो लगभग हम लोग को होता ही है, सब लोगों की मौसम जो चेंज हो रहा है तो कोल्ड और कफ की टेंडेंसी हो जाती है। उससे पहले ही करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बेटर है कि पहले ही क्लीनिंग हो जाए सिस्टम की, है ना। और रेगुलर जब आप करते हैं इन सब प्रैक्टिसेस को, कोल्ड और कफ को ये कंट्रोल करता है। हेडेक अगर आपको है, माइग्रेन की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, इंसोम्निया के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। आई रिलेटेड जो भी ईयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ये रिमूव करता है। नेक्स्ट, जलनीति में भी एक प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। जब भी आप जलनीति करते हैं तो रोशन जी ने आपको बताया होगा कि हम लोग राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, इसको कपालभाति कह लीजिए, कि राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेलेशन करते हैं फोर्सफुली, नेक को की पोजीशन चेंज करके, और दूसरी नॉस्ट्रिल से भी एक्सहेलेशन प्रॉपर्ली होना बहुत जरूरी है। अगर आपने जलनीति के बाद प्रॉपर्ली एक्सहेल नहीं, ये कपालभाति वाला प्रोसेस नहीं किया, नॉस्ट्रिल को क्लीन नहीं किया, तो कुछ क्वांटिटी में वाटर कभी कभी रह जाता है, तो बेटर है कि आप उसको प्रॉपर्ली रिमूव करें, अदरवाइज फिर वो हेडेक कर सकता है आपको। दूसरा, कभी कभी आप बहुत
फोर्सफुली कपालभाति करते हैं तो वो जो वाटर यहाँ पे आपके साइनसेस में है वो आपकी ईयर की तरफ भी जा सकते हैं। तो बहुत फोर्सफुली नहीं करना है, बहुत ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को कीजिए। इसलिए मैंने कहा था कि जब भी आप ये सब प्रोसेसेस करते हैं इसको किसी भी योगा एक्सपर्ट के ही अंडर में कीजिए। अच्छा, बहुत ज्यादा सॉल्ट लेने से क्या होगा कि आपको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, आपकी नेजल कैविटी में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, और कम से सॉल्ट लेंगे तो भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। तो अपना एक चेक करके देख लीजिए कि कितनी अमाउंट आपको, वैसे तो एक लोटे में हम लोग ½ टीस्पून के करीब डालते हैं, पर फिर भी आप एक बार चेक करके देख लीजिए कि कितना आपको सूट कर रहा है। जब भी आप नीति का ये प्रोसेस करते हैं, नंबर 1 आपको अपना नेक की जो पोजीशन है वो बहुत सही होनी चाहिए। पानी जो है वो मुंह से टच करते हुए कभी नहीं जाएगा आपका, वो बहुत एकदम अलग, मतलब स्किन को टच नहीं करेगा, एकदम अलग से वो जाना चाहिए, है ना, टच नहीं करेगा, प्रॉपर्ली जाना चाहिए। दूसरा, माउथ से आपको एक्सहेल बाहर की तरफ करना है। आप इनहेल करेंगे तो वो पानी जो है वो अंदर चला जाएगा, तो बेटर है कि आप धीरे धीरे हा करके एक्सहेल करिए उसको, ठीक है। और हल्का सा हेडेक तभी हो सकता है जब पानी आपके उसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, हमने सॉल्ट क्यों यूज किया, तो आप, मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा है कि सॉल्ट क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखता है, जिससे सॉल्ट वाटर से क्या होता है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, और सॉल्ट का काम होता है कि अपने साथ वो टॉक्सिन्स को डिसॉल्व करके और बाहर बॉडी से निकालता है, ठीक है। सॉल्ट क्या करता है कि आपकी जो मेम्ब्रेन है, वहां की जो इंटरनल जो भी ब्लड कैपिलरीज हैं, जो म्यूकस है वहां का, उसको वो स्टिमुलेट करते हैं। तो वहां की जो ग्लैंड्स हैं, है ना, जो वहां पे जो वहां का सिस्टम है ब्लड का, या वहां की जो ग्लैंड्स है, उसके फंक्शन को वो इम्प्रूव करता है जब आप सॉल्ट वाटर यूज करते हैं। नेक्स्ट, रोशन जी, हाँ, डिसएडवांटेज है कि वही जो मैंने बताया कि अगर आप बहुत ज्यादा हॉट वाटर यूज करेंगे तो वो भी आपको बर्निंग सेंसेशन दे सकता है, और सॉल्ट अगर आपने बहुत ज्यादा यूज किया तो वो भी इरिटेशन या कभी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। वाटर आपका जो है, अगर आपके पास आरओ का वाटर नहीं है, सपोज आप कहीं बाहर कर रहे हैं और नहीं उस तरह की फैसिलिटी है, तो वाटर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको कम से कम बॉईल कर लीजिए। मतलब वाटर आपका कंटेमिनेटेड नहीं होता है, उसमें पता चला उसी में कुछ ऐसी पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल या कुछ भी उसमें वो प्योर वाटर नहीं है, तो और जाकर के आपको प्रॉब्लम ही करेगा। तो हमेशा वाटर को या तो बॉईल कर लीजिए या फिर आरओ का वाटर यूज कीजिए, ठीक है। इससे भी इन्फेक्शन हो सकता है। और चलिए, मुझे लगता है कि आज का ये, रोशन जी नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, तो आज हम लोगों ने बहुत ये जो कुंजल क्रियास के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो फ्री होकर के पूछिए। इससे पहले भी जो मैंने क्लास ली थी, अगर वहां पे भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल आराम से पूछ सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम अगर आपने ट्राई किया या कुछ ऐसे इश्यूज आए हो जो आपको समझ में नहीं आए, वैसे तो रोशन जी हैं एक्सप्लेन करने के लिए, उन्होंने मुझे लगता है कि आपको हेल्प की होगी। अगर कोई इश्यूज आपने उनसे कॉल करके पूछा होगा, पर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी। मैम, मेरे को 2 क्वेश्चन थे। एक तो त्राटक से है कि बच्चों के लिए त्राटक ठीक रहेगा कि नहीं, मतलब किस एज से अगर बच्चों को कराना हो तो किस एज से कराया जाए। आप अप्रोक्स 12 to 15 ईयर के बाद ही इनको कराइए, छोटे बच्चों को थोड़ा सा रुक करके। और अगर किसी का आई विजन काफी स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब बहुत ही वीक हो, तो उनके लिए ये ठीक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैंने आपको मेंशन नहीं किया, उसमें बेनिफिट में मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि जिन लोगों का आई साइट वीक है उनके लिए बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। आई को स्ट्रेन नहीं करना है, आई को हमेशा रिलैक्स होकर के इस प्रैक्टिस को करना है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, केवल त्राटक नहीं, बहुत सारी चीजें डाइट में भी आप चेंज कर सकते हैं, है ना। आई को ज्यादा से ज्यादा, जैसे कंप्यूटर में बच्चे हैं या बच्चे के, हम लोग भी कंप्यूटर या स्क्रीन को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो बीच बीच में अपनी आई को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। और इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए। ओके। और एक जल नीति से रिलेटेड था, जल नीति का, कि जैसे आपने बताया कि जो हमारा वाटर है, वाटर लेवल जो एक वार्म वाटर रहना चाहिए और उसमें सोल्ट की मात्रा, जैसे कभी, क्योंकि मैंने ये ऋषिकेश में जब मैं रही, मैंने वहां पे ये फील किया। मैंने जब 2-3 बार दिन
मतलब जल नहीं थी क्या, तो एक अलग सा सेंसेशन था। अब मुझे नहीं पता वो वाटर मतलब जो एक नमक की मात्रा है वो उसके कारण था, या वाटर चेंज की, वहां पे आरओ वाटर नहीं था या नॉर्मल मैंने टैंक का वाटर लेके गर्म किया था, ये इसकी वजह से क्या सेंसेशन इंटरनली जब आप करते हो तो एक अलग सेंसेशन होता है जो कि पूरे ईयर तक और हेड तक वो थोड़ा मतलब अंदर से कुछ अलग सेंसेशन फीलिंग आने लगती है। तो ये क्या सही में मतलब एक सही डायरेक्शन का इफेक्ट होता है या फिर रॉन्ग डायरेक्शन? नहीं मनीषा जी, देखिए इसमें दोनों चीजें काम कर सकती हैं। हो सकता है आपको वाटर, वैसे तो देखिए जितने भी योगा सेंटर्स हैं, मैं समझती हूँ कि उन ऋषिकेश में जो भी सेंटर्स हैं, उनके यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, तो वो लोग कम से कम इतना उन्हें पता है कि वाटर अगर वो जरा सा भी उन्होंने कंटेमिनेटेड वाटर यूज किया तो वो फॉरेनर्स जो है बहुत सेंसिटिव होते हैं इन सब चीजों के लिए, है ना। इवन हम लोग तो कहीं का भी पानी पी रहे, बाहर जाते हैं तो कहीं का भी पानी, हम लोग की इम्यून सिस्टम ना बहुत स्ट्रांग है, तो हम लोग कर लेते हैं जस्ट। और लेकिन वो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो मुझे लगता है वाटर आपका कंटेमिनेटेड नहीं होगा, सॉल्ट की क्वांटिटी या आपका जो हो सकता है आपको पोस्चर, जो आपने पोजीशन ली होगी नेक की वो ठीक नहीं होगी, या सॉल्ट की क्वांटिटी में कुछ इश्यू हुआ होगा, या टेम्परेचर, तीनों ही चीज हो सकती है। मैं एग्जैक्टली नहीं कर पाऊंगी कि तीनों, लेकिन हाँ तीनों चीजें वैल्यू करती हैं। आपका वाटर का टेम्परेचर कैसा है, आपकी सॉल्ट की क्वांटिटी कैसी है, दूसरा आप किस पोजीशन में करें। कभी कभी जो नेक की पोजीशन है वो भी प्रॉपर नहीं होने की वजह से वाटर जो है, आपका सॉल्ट ठीक है, आपका वाटर का टेम्परेचर ठीक है, लेकिन आपने अगर जो आपका पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए वो अगर प्रॉपर नहीं है, तो भी आपका पानी जो है वो आपके नेजल कैविटी में रुक सकता है, और वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसको कभी कभी निकालना, है ना। तो वो हेडेक कर सकता है, अच्छे वाला हेडेक हो जाता है फिर। वो मैंने फील किया कि वो तो एक अलग सा सेंसेशन होने लगता है। वो सेंसेशन देखिए, बेसिकली सेंसेशन, अगर सेंसेशन की फीलिंग आ रही तो समझिए कि सॉल्ट कम है या ज्यादा भी हो सकता है। नॉर्मली कम की पोजीशन में उसमें सिचुएशन में होता है कि आपको इरिटेशन टाइप की एकदम लगेगा, सिर में चढ़ गया, सिर एकदम से भारी हो गया। देखिए लोग बिना नमक के भी करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग प्रैक्टिस के बाद होता है ना। तो स्टार्टिंग में सॉल्ट के साथ ही करना चाहिए। हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स है उसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन जिन लोगों का सॉल्ट जो है वो बैलेंस है, सॉरी जो टॉक्सिन्स है वो बैलेंस स्टेट में, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, और प्रैक्टिस में है तो बिना सॉल्ट के भी कर सकते हैं, या कम क्वांटिटी सॉल्ट में भी वो लोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग अगर आपका है तो सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत मस्ट है, मतलब अदरवाइज वो इरिटेशन करेगा ही करेगा, तो उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। फिलहाल अभी तो यही है, बाकी आगे देखते थैंक यू हैं। सो मच मनीषा जी, क्वेश्चन पूछिए, अच्छा लगता है कि हाँ समझ में आया कुछ। रश्मि जी पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू मैम। मुझे पूछना था त्राटक के बारे में थोड़ा। हाँ जी पूछिए। डिप्रेशन में रहते हैं ना, ऑलरेडी जो डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन पे कर रहे हैं, तो उनको त्राटक कर सकते हैं क्योंकि उनकी विचार बहुत नेगेटिव वगैरह बहुत चल रहा होता है, तो त्राटक उनको क्या करा सकते हैं वो स्थिति में? देखिए मैंने इससे पहले अगर आपने मेरा सेशन अटेंड किया होगा तो मैंने बताया था कि ये डिप्रेशन वाले पेशेंट्स के लिए वमन जो क्रिया है, कुंजल क्रिया, जिसमें पानी पी करके हम वोमिट आउट करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है। इसके ऊपर काफी रिसर्चेस हुए हैं, जितनी भी जो क्रियाएं हैं, छठ क्रियाएं, इसके ऊपर काफी रिसर्च हुआ है। तो पहले तो क्योंकि बहुत डिप्रेस पर्सन होता है ना, उसको सच में ये होता है कि उसको कुछ करने का मन ही नहीं होता, तो आपको बहुत मोटिवेट करने की जरूरत होती है ऐसे लोगों को, क्योंकि जब आपका मन नहीं करेगा इट मीन्स कि आपकी मसल्स ही उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करिए, आप फोर्सफुली नहीं करा सकते। तो पहले तो थोड़ा सा उनको मेंटली एक मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है कि वो एक्सेप्ट करें कि मुझे ये प्रोसेस करना है और ये मेरे लिए अच्छा है। मुझे इस फेज, कोई भी देखिए डिप्रेस होना नहीं चाहता है, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है, हर आदमी चाहता है कि वो बाहर निकले, लेकिन कभी कभी इतना क्रॉनिक डिप्रेशन हो जाता है कि बंदे को किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा, पूरी तरह से मतलब नो एक्टिविटी, नथिंग। तो ऐसे में एज ए फ्रेंड या आप जो भी फॉर्म में, मतलब कहीं ना कहीं आपको उसको मेंटली बहुत सपोर्ट करने की जरूरत है कि आप उनके साथ हैं, तो थोड़ा सा उनके साथ टॉक करना बहुत जरूरी है। नेचर वॉक मस्ट है, ठीक है। सनलाइट दीजिए, सनलाइट में मैंने मेंशन किया था त्राटक के उसमें कि सन के ऊपर गेजिंग कीजिए, सनलाइट में बैठे, कम से कम सन बाथिंग कीजिए, बहुत जरूरी है। और डिप्रेशन को, वो जो सूर्य भगवान है ना, वो
सोर्स है एनर्जी का, वो आपको एनर्जी से भरते हैं। तो इसीलिए हमारे जो ऋषि थे वो सुबह सुबह जल देते थे सूर्य भगवान को। आज हम उन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन वो सारी चीजें बहुत ही साइंटिफिकली आपके ऊपर, आपके ब्रेन के ऊपर, आपके प्राण के ऊपर, आपके फिजिकल लेवल पे वो इफेक्ट करती हैं। तो थोड़ा थोड़ा उनको पहले तो देखिए नेचर वॉक करा दीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा ज्यादा बता रही हूँ, मैं केवल उस पे नहीं आ रही कि हाँ ये करा दीजिए, मैं थोड़ा सा बता, नेचर वॉक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके साथ एक फ्रेंड की तरह आप बिहेव कीजिए, सारी वो अपनी बातें आपसे शेयर कर सकें आप, मतलब एक होता है ना कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट उनको दीजिए। बहुत मैं देखती हूँ कि डिप्रेशन में कोई आता है तो सब उसको ना इग्नोर करते हैं कि ये तो डिप्रेस रहता है, ये तो नेगेटिवली सोचता रहता है। नहीं, ऐसे लोगों को और सपोर्ट की जरूरत होती है ना। तो आप एज ए फ्रेंड उनके साथ बहुत सारी बातें कीजिए, नेचर वॉक खुद साथ में जाइए, कुछ एक्टिविटी, मतलब जैसे उनको सिखाइए कि वो दूसरों के लिए कुछ कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों को टॉफी बांट दी, तो जब आप गिविंग वाला नेचर आता है ना आपका, या आपने प्लांट्स ग्रो करा दिए, प्लांट्स ग्रो, मतलब कुछ आप कर रहे हैं जो नेचर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप नेचर को सपोर्ट करते हो तो नेचर भी आपको बहुत सारा रिटर्न वापस करती है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप उनको, क्योंकि जब तक मेंटली कोई तैयार नहीं होता है कुंजल क्रिया के लिए, इस तरह की एक्टिविटीज के लिए मत कराइए, ठीक है। उनको उसके बेनिफिट बताइए, आपके लिए अच्छा है। उसके बाद पहले आप ये कराइए, वमन क्रिया कराइए, बहुत अच्छी क्रिया है, डेली भी कर सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादा थॉट में जो है वो कंजशन है, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो जो है ना ब्लॉकेजेस खोलेगा, आपके प्राण के ब्लॉकेजेस को खोलेगा। तो वमन करा दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप ये करा दीजिए, त्राटक करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो लेकिन पहले नेचर वॉक, कुछ गिविंग देना है किसी को, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, जल्दी नहीं करनी है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से और वेरी डीप। माय प्लेजर, माय प्लेजर। आप पूछिए, मुझे खुद अच्छा लगता है, क्योंकि शायद और लोगों को भी इससे हेल्प मिलती है ना। जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो केवल आपके लिए नहीं होता है, आप और लोगों के लिए भी पूछ लेते हैं, कभी कभी और लोगों को भी इनडायरेक्टली हेल्प हो जाती है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है सेशन को एंड करते हैं, रोशन जी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि प्रश्न जो लेने थे वो सभी ने ले लिए हैं, और काफी हद तक हम समझ पाए इन दिनों की आखिर क्या साइंस है षटकर्मास के पीछे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैम ने बताई कि षटकर्म का विशेष रूप से आसन के अभ्यास तो फिर भी हम कर लेते हैं, प्राणायाम का अभ्यास भी हम शुरू कर लेते हैं, लेकिन षटकर्म के अभ्यास के लिए जब तक मानसिक रूप से हम तैयार ना हो तब तक नहीं करना चाहिए। ये बात बहुत सच है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने समय दिया और आपने इतने अच्छे तरीके से सभी को समझाया। और जो भी प्रश्न सभी ने, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय सेशन। थैंक यू सो मच। एक अपडेट यहाँ पे सभी साधकों के लिए है कि कल हमारा साधना सत्र का अंतिम सत्र होने वाला है सुबह, और कल 6 से 8 बजे तक का हमारा सत्र रहेगा, जिसमें सबसे पहले हम साधना करेंगे और फिर राजयोग योगीराज का सेशन भी होगा। और कल थोड़ा सा समय आपका भी हमें लेना है, आपके थोड़े फीडबैक्स भी लेने हैं कि इन दिनों क्या आपका अनुभव रहे, तो आप उसके लिए भी थोड़े तैयार रहें कि 1-2 मिनट का आपका अनुभव भी आपसे लिया जाएगा। तो जो भी आपका अनुभव रहा शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, आध्यात्मिक स्तर पे, उसको जरूर हमारे साथ साझा करें तो और भी अच्छा रहेगा। बस यही जानकारी, और एक बार फिर से सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैम का आज को सेशन लेने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। ओम स्वस्ति। थैंक यू मैम।